देखिए, इज़राइल की विक्ट्रीज़ स्ट्रैटेजिक विक्ट्रीज़ हैं। उन्होंने ईरान के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप लीडरशिप को, 9 साइंटिस्ट को बिल्कुल चुन-चुन कर प्रिसिशन स्ट्राइक किए। इस बात के लिए उनकी दाद देनी होगी कि उनके पास कैसा इंटेलिजेंस था कि कौन कहाँ सो रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। चुन-चुन कर उन्होंने ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। इंटेलिजेंस और आईआरजीसी और साइंटिस्ट तक के घरों तक उसको पास एक्सेस था। ईरान के अंदर एक नेटवर्क है जो इजराइल को ये सारी इंफॉर्मेशन पल पल की जानकारी पहुंचाता है। इस वक्त इजराइल का जो पूरा जोर है वो यूएसए को इस वार में खींचने पर जोर है। इन विक्ट्रीज को हम स्ट्रैटेजिक विक्ट्रीज कहेंगे। शतरंज के गेम में आप सिर्फ प्यादे नहीं मार रहे, आप प्यादों के पीछे खड़ी हुई टॉप लीडरशिप को ही मार रहे हैं। इसलिए स्ट्रैटेजिक रणनीतिकार जीते हैं, स्ट्रैटेजिक विक्ट्रीज हैं। ईरान आज बहुत कमज़ोर हुआ है। उसने इन दिनों की तैयारी के लिए अपने आप को एक ऑक्टोपस की तरह बनाया हुआ था। जैसे ऑक्टोपस के बहुत सारे हाथ होते हैं, इन्होंने हिजबुल्ला, हमास, हाउथीज इस तरह के हाथ बना रखे थे। लेकिन पिछले 2 साल में ये हाथ अमेरिका की मदद से इजराइल ने एक एक करके काट दिए। और इजराइल बहुत ज़ोर से चाहता है कि ईरान में एक रेजिम चेंज हो जाए और वहाँ कोई ऐसा आकर बैठ जाए जो उसके लिए खतरा ना हो। क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है? क्या वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के कगार पर है? ये एक बड़ा सवाल है। ईरान आज इसी बात पर अफसोस करता होगा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन इस बात की ज़मानत होता है कि आप पर कोई हमला नहीं कर सकता, चाहे आप नॉर्थ कोरिया इतने छोटे नेशन ही क्यों ना हो। तुलसी गबार्ड जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री की इंटेलिजेंस हेड है, जिनके पास 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन का पूरा एक्सेस है, उन्होंने इस बात को अंडर ओथ टेस्टिफाई किया है कि 2003 में ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम बंद कर दिया था और आज उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। यही वजह है कि बिना डरे जो है आज उसके ऊपर हमला हो पा रहा है। इजराइल ये चाहता था कि हमले करके लोगों को अंदर जो गुस्सा है खमैनी की लीडरशिप के खिलाफ, उस गुस्से को बाहर लाया जाए और लोग जो है प्रोटेस्ट करें, रोड पर निकले और अपनी ही रेजिम को वो चेंज करना चाहे। लेकिन ईरान ने भी बड़ी सोच समझ के अपने बहुत कम रिसोर्सेज का खूब अच्छा इस्तेमाल किया है। इस बात के लिए ईरान की तारीफ होना चाहिए। 1973 के बाद इजराइल पर कभी कोई डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन तेल अवीव के साउथ में पटियान करके एक छोटा सा टाउन है, वहाँ की अगर आप फोटोज देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे गजा बना दिया है, हर चीज़ को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। तो तेल अवीव में हर थोड़ी देर में सायरन बजते हैं, उनके रोज़मर्रा का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। उन्हें जाकर बंकर्स में रहना पड़ता है जहाँ से वो वीडियो बना बना के डालते कि ऐसा कैसे चलेगा। तो इजराइल, जिसकी वजह से दुनिया भर में काफ़ी जंगें होती हैं, आज पहली बार ईरान के बड़े कैलकुलेटेड मूव्स की वजह से इजराइल की जनता को यह एहसास हो रहा है कि जंग के माहौल में रहना कैसे है। तो कहाँ तो इजराइल ये सोच रहा था कि ईरान के लोगों में गुस्सा भर के उन्हें सड़क पर लाकर हम खमैनी की लीडरशिप पलट देंगे। कहाँ तो नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में धीरे धीरे गुस्सा इस बात का बढ़ता जा रहा है कि तुम हमें एक ऐसे वार में खींच रहे हो जिस वार में भी खींचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ईरान ने अपने बहुत ही कम रिसोर्सेज का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है। उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की पूरी एक विंग उड़ा दी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस डिवीज़न की बिल्डिंग, जो मोसाड दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है, उसमें जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वो गैदर करती थी, उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया उन्होंने। मतलब सिंबॉलिकली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक खबर ऐसी है कि ईरान ने अपने कुछ प्लेन साइप्रस की तरफ और कुछ प्लेन टर्की की तरफ फॉर सेफ्टी उन्होंने भिजवा दिए हैं। तो इन चीज़ों को देखकर ये लगता है कि ईरान ने भी अपने कम रिसोर्सेज और ऊपर से जो मैन पावर, उनके जो कमांडर्स थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बावजूद एक बहुत शानदार डिसीजन उन्होंने लिया है। ईरान की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर है। तकरीबन 2 दशक से वो इकोनॉमिक सैंक्शंस झेल रहे हैं। उनकी इकोनॉमी का हाल अंदर से लगभग पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा ही है। इजराइल की इकोनॉमी का 75%, ईरान जबकि बड़ा मुल्क है, 10 टाइम्स मोर पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू इजराइल, लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो इमेजिन करिए कि इंडिया में $2800 पर कैपिटा इनकम है हमारी, यानी जब जीडीपी को आप डिवाइड करें तो। यहाँ ईरान में $4500 पर कैपिटा इनकम है, लेकिन इजराइल में ऑन दी अदर हैंड 53 से $54,000 पर कैपिटा इनकम है। ये बहुत समझने का मकाम है कि पर कैपिटा इनकम और आपकी इकोनॉमी कैसी करती है। इस बात पे बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसी जंग में कितने दिन सस्टेन कर सकते हैं, किसी जंग में पूरी ताकत से कितने दिन रुके रह सकते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि एक गरीब मुल्क है,
ईरान, उसके खिलाफ इजराइल सिर्फ चेहरा है, मुखौटा है, उसके पीछे पूरी पूरी ताकत यूएसए की है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस गज़ा पे गैदर करके इनको दिए थे। आपको ये यकीन नहीं होगा कि यूनाइटेड किंगडम ने 6000 फ्लाइट्स उड़ाई थी गज़ा पे, जहाँ से उन्होंने फोटोग्राफ्स और लोकेशंस को जमा कर करके इसराइल को दिए थे। कनाडा और फ्रांस उन्हें अपने हथियार भी दे रहे हैं और अपने प्लेन्स भी दे रहे हैं। तो 18 जून 2025 को ईरान ने एक बड़ी ही रहस्यमय मिस्टीरियस मिसाइल को दाग कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये मिसाइल इतना ऊंचा गई कि ऐसा लग रहा था कि उसने एटमॉस्फेयर की पहली परत ट्रोपोस्फियर को पार करके अब मेसोस्फियर में दखल दे दिया है। इसके ईंधन का कलर आप देखिए कैसे चेंज हो रहा है, रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से वाइट। ये इंडिकेट करता है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट फ्यूल यानी अलग अलग ईंधन जल रहा है। और 60 किलोमीटर अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाना, उसके बाद हवा इसके गिर्द चेंज हो गई। इसका मतलब है ये मेसोस्फियर, जो लोग ज्योग्राफी का गहरा अध्ययन रखते हैं वो जानते हैं कि यहाँ हवा एकदम पतली हो जाती है। एटमॉस्फेयर के उस हिस्से में ये मिसाइल दाखिल हो चुकी है। तो ईरान की ये सिज्जिल मिसाइल जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं, ये तकनीकी तौर पर एक बेहद खतरनाक छलांग है। और अभी इसे ईरान ने क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि वो एक गहरा मैसेज देना चाहता है। जब मिसाइलें आसमान से आगे बढ़ती हैं तो वो आग में लिखा हुआ एक पैगाम होती है। ये साफ साफ बताना चाहता है अमेरिका को, एक गहरा इरादा अपना दिखाना चाहता है, इशारा करना चाहता है कि अगर तुमने दखल दिया तो इजराइल में जितने गहरे मिलिट्री बेसिस हैं वहां से लेकर खाड़ी देशों में जितने यूएस मिलिट्री बेसिस है वहां तक, और जितने पानी के जहाज खड़े हैं तुम्हारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुंदर में वहां तक, हर चीज अब हमारे रेंज में है। इस रेंज का और इस मिसाइल का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जानने के लिए दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक किस्सा आता है और अपने देश पे फक्र होता है कि इनके पास तो 2500 किलोमीटर की मिसाइल है, इंडिया के पास 5000 अग्नि 5 5000 से 7000 किलोमीटर तक दूर मारने की क्षमता रखने वाली मिसाइल। तो किसी ने बड़ा अच्छा एपीजे अब्दुल कलाम साहब से पूछा कि साहब क्या आपकी मिसाइलें न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती हैं? तो उन्होंने कहा ये फूल ले जा सकती हैं अगर आप चाहें तो। उन्होंने कहा नहीं सर, हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज न्यूक्लियर वेपन ले जा सके। इन्होंने कहा नहीं, ये फूल ले जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है कि ये मिसाइल्स क्या डिलीवर करेंगी। सिज्जिल मिसाइल पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दुनिया के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के लिए छोड़ दिया कि हम इसमें क्या ले जाएंगे, न्यूक्लियर ले जाएंगे या कुछ और ले जाएंगे, इसका कैलकुलेशन तुम करो। ये गहरे अंदाज, ये चेतावनियाँ, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इसे कहते हैं। इसे पढ़ना समझना, चाणक्य कहते थे, बहुत बड़ी बात होती है, किसी स्टूडेंट का दिमाग खोल देती है। किसी ने क्या खूब लिखा है एक अखबार में जो आपको सुनना चाहिए कि एक के पास तलवार है, सिर्फ तलवार, जो ईरान है, और एक के पास तलवार भी है, उसके पास ढाल भी है, उसके पास एक आर्मर भी है, और उसके पास बहुत बड़े बड़े दुनिया के 5 सबसे बड़ी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा और पूरा यूरोप, इनकी मदद भी है। तो इट्स अ वेरी अनइक्वल वारफेयर। इसलिए उसमें ईरान की जो कभी कभी तारीफ हो रही है, हालांकि वो सिंबॉलिक है लेकिन तारीफें बनती हैं। दूसरा, ईरान ने बड़ी साइकोलॉजिकली बड़े अच्छे जवाब दिए हैं इजराइल को। एग्जाम्पल है कि उन्होंने उनके नागरिक ठिकानों पर भी हमला किया, लोगों को भाग भाग के बंकर पे भी जाना पड़ा, उनके रोज़मर्रा की जीवन को उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। जिन ठिकानों पर इजराइल ये सोचता था कि ईरान कभी हमला नहीं करेगा, वहाँ तक हमले किए और लोगों के दिलों में एक दहशत का वातावरण डाल दिया। मैं आपको साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल देना चाहता हूँ कि इजराइल ने कहा कि हम जो है खमैनी को मारना चाहते थे, हमें पता है वो किस बंकर में है, लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो किया तो खमैनी की जान बच गई। ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर वाला स्टेटमेंट है। इसके बदले में कल शाम से ईरान के जो मिलिट्री के हेड हैं उन्होंने ये कहा है कि टेल अवीव और हाइफा के लोग फौरन टेल अवीव और हाइफा खाली कर दे, क्योंकि हम अब इतिहास में इतना बड़ा मिसाइल हमला नहीं हुआ जितना बड़ा टेल अवीव और हाइफा पे करने जा रहे हैं। इसके जवाब में फिर इजराइल ने कहा कि हम तेहरान को पूरा जला देंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे के लोगों के दिलों में सोच पैदा करने के लिए, और इसका असर भी होता है। जो सबसे गहरा घाव इस वक्त इजराइल को लगा है वो ये है कि आयरन डोम, जो उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा प्रणाली है, उसको ईरान ने पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। हम सब जानते हैं कि आयरन डोम का काम है कि इनकमिंग मिसाइल्स को अपने रडार से डिटेक्ट करना, मैथमेटिकल फार्मूलाज को कैलकुलेट करके उस दिशा में जाना
और उस दिशा में जाकर वहाँ पर उसे आसमान में आने वाली मिसाइल के करीब फटकर उसको निष्क्रिय करना। लेकिन जो हुआ है वो बहुत सुनने लायक है। अपनी मिसाइल्स को ड्रोन्स के कवर में जो है ईरान लॉन्च करता है, तो इससे जो आयरन डोम है वो बहुत ही ओवरवेल्म हो जाता है। मतलब उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा रियल टारगेट है और कौन सा ऐसा एक सादा टारगेट है। तो बहुत सारी महंगी मिसाइल्स होती हैं, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, वो सारी खर्चा हो जाती हैं उन छोटे छोटे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में। और तकरीबन 30% मिसाइल्स रोक पा रहा है वो, लेकिन मिसाइल्स के आने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है और इतनी बड़ी तादाद में ईरान उनको भेज रहा है कि 30% आसमान में रुक जाती हैं, लेकिन उसके बाद की सारी मिसाइल्स जो हैं वो उसको भेद कर नीचे आ जाती हैं। तो उसकी भी एक क्षमता है रोकने की। उस क्षमता को क्रॉस करके उससे ज़्यादा मिसाइल्स हवा में लॉन्च कर रहा है ईरान। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनके बिल्डिंग्स गिरा दे रहा है, उसमें गड्ढे कर दे रहा है, उनकी गाड़ें जल रही हैं। गरीब मुल्क है, इतनी भी विक्ट्री अगर वो कर ले तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। ईरान मिडिल ईस्ट का एक आखिरी रेजिस्टेंस है। ग्रेटर इजराइल बनकर रहेगा, ग्रेटर इजराइल बनकर रहेगा, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते थे। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो ईरान है, और ईरान में अगर ईरान टूट जाता है तो फिर ग्रेटर इजराइल को बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब आखिरी एक सवाल है कि क्या अमेरिका इसमें कूदेगा कि नहीं कूदेगा। गजा के बाद और डोमेस्टिक कारणों से डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पोजीशन है वो बहुत दाल उनकी पतली है। इस कदर बड़े पैमाने पर सिर्फ अमेरिका के हर शहर में ही नहीं बल्कि यूरोप के सारे बड़े शहरों में गजा के लिए प्रदर्शन हुए कि उनकी अपनी सत्ता और उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत तेजी से नीचे गई है। इवन जो उनकी वार कैबिनेट है, जिसने ये वादा किया था इलेक्शन से पहले कि अमेरिका का पैसा अमेरिका के भविष्य को सींचने में लगेगा, हम किसी और की लड़ाइयों में दखल नहीं देंगे, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अगर वो इस वार में कूदते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें बहुत महंगा एक बार और उसका खर्चा उठाना पड़े। और इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब हुआ था वो ऐसा ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों देश आपस में निपट लें और डिनर टेबल पे मैं खड़े होकर सबको बताऊं कि ये जो सुलह है वो मैंने करवाई थी। तो इस वक्त एक बार उनका मन होता है कि मैं हमला करूं ईरान पर, फिर एक बार उनका मन होता है कि नहीं मैं रुक जाऊं, इजराइल खुद अपना हमला करे। इसी तरह उनके अंदर जो वार कैबिनेट है वो भी आधी आधी बटी हुई है, और अमेरिका की जनता का उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि वहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम है वो 1% अमीरों पे नहीं लगता, मिडिल क्लास पे लगता है, जो ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा सर्विसेज खो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसे का डाइवर्जन इस तरह के बेफिजुल वार्स की तरफ जा रहा है। तो डिएगो गार्शिया में जो B-52 बॉम्बर्स, डिएगो गार्शिया इंडियन ओशन में एक आइलैंड है, वहाँ जो B-52 बॉम्बर्स अमेरिका ने खड़े किए हुए हैं, उसको उसकी जो इंटेलिजेंस है वो चाइना ने ईरान को दे दी है। और चाइना अगर कोई ना देखे तो ईरान की मदद करना चाहता है, लेकिन अगर कोई देखे तो ईरान की मदद नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ईरान अमेरिका से एक प्रोलॉन्ग्ड वार में चला जाए और इस वजह से अमेरिका बहुत कमज़ोर हो जाए। तो दुश्मन मेरा अगर एक छोटे से गरीब मुल्क से एक बहुत लंबे वार में फंसकर कमज़ोर हो जाता है तो ये आने वाले ज़माने में चाइना के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे से आने वाले कुछ दिनों में हम देखें कि चाइना जो है वो ईरान की इनडायरेक्टली या छुपा कर कोई मदद कर रहा है। रशिया की मदद का मैं नहीं मानता कि इतनी उम्मीद है, क्योंकि वो अपने ही वार में लगा हुआ है, यूक्रेन के साथ उसका वार है, और यूक्रेन के साथ लगे हुए इस वार में एक तरह से सोचा जाए तो वो भी ये चाहेगा कि अमेरिका एक प्रोलॉन्ग्ड वार में, लंबे अरसे तक चलने वाले युद्ध में ईरान के साथ भिड़ जाए। ऐसा होने पर अमेरिका के रिसोर्सेस यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे, और जब वो यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे तो यूक्रेन को हराना ये रशिया के लिए हो सकता है कि बहुत आसान हो जाए। बहरहाल यूरोप, उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, वो अमेरिका के पीछे चलते हैं। बदले में अमेरिका जो है उन्हें डिफेंस और सैन्य संरक्षण यानी सुरक्षा देता है, उनकी हिफाजत करता है। तो यूरोप से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद करना भी पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको अब तक का सारा अपडेट मिल गया है।